Okay, so today we are going to do the topic of Minkowski space-time geometry. आप लोगों को याद है मैंने जब पढ़ा पढ़ा रहा था स्टार्टिंग में तो मैंने बताया था कि जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है इट रिप्रेजेंट्स अ व्हाट इन मिन्कॉस्की स्पेस टाइम. व्हाट डज द लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन रिप्रेजेंट इन मिन्कॉस्की स्पेस टाइम? याद है? इज माई स्क्रीन विजिबल? Yes, sir. डू यू रिमेंबर मैं बहुत बार ही कह रहा था कि दिस इज द लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन रिप्रेजेंट्स दिस दैट. What does the Lorentz transformation represent in Minkowski spacetime? अच्छा, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन कब अप्लाई होता है? लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन कब अप्लाई होता है? सर जब दो रेफरेंस फ्रेम्स में हम दो इवेंट्स को कंपेयर करते हैं. और जब उन दोनों रेफरेंस फ्रेम्स के बीच एक रिलेटिव मोशन है ना? यस वन सर. इज इन यस. कांस्टेंट और यूनिफॉर्म वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू द अदर. लेट्स सपोज आपका है एक्स वाई जेड और दूसरा लेट्स सपोज आपका है एक्स बार वाई बार जेड बार. एक को हम बोलेंगे एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दूसरे को हम बोलेंगे एस बार फ्रेम. और ऐसे सिचुएशन में अगर एस बार फ्रेम जो है एक डायरेक्शन में किसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है विथ रिस्पेक्ट टू द एस फ्रेम, तो यहाँ पे आपका एक ऑब्जर्वर हो गया एस फ्रेम में, उसके रिस्पेक्ट में हम चीज़ों को स्टडी करेंगे, मोशन को स्टडी करेंगे. दूसरा ऑब्जर्वर हो गया आपका एस बार, उसके रिस्पेक्ट में हम मोशन को स्टडी करेंगे. और उनके बीच में जो कोऑर्डिनेट्स है उनका जो रिलेशनशिप है वो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से है ना? यस सर. ऑल राइट. नाउ अगेन, आपको याद नहीं आया मैंने कितनी बार बोला कि द लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन रिप्रेजेंट्स व्हाट इन मिन्कॉस्की स्पेस टाइम? रोटेशन सर. हाँ, मैंने रोटेशन का शब्द बहुत यूज़ किया था. ओके, सो वेरी गुड. सो लेट मी कम टू इट. इन हाउ कैन आई रिप्रेजेंट लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इन मिन्कॉस्की स्पेस टाइम? मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में दिखाता हूँ. व्हाट हैपन्स टू स्पेस टाइम फैब्रिक? नाउ ऑफ कोर्स एक्स वाई जेड को मैं रिप्रेजेंट नहीं कर सकता बिकॉज मुझे टाइम एक्सिस चाहिए, तो 4D हो जाएगा. ठीक है, तो एक्स वाई और टाइम एक्सिस को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ. वो किया जा सकता है. लेकिन व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू डू एक्स एंड टी, दैट्स ऑल. आई एम गोइंग टू डू एक्स एंड टी. सो एक्स एंड टी. So if I do x and t, so how can I represent, let's suppose S frame of reference. Let's suppose this is S frame of reference. मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ. तो यहाँ पे अगर S फ्रेम ऑफ रेफरेंस में दिस इज द एक्स एक्सिस, तो वह एक्सिस क्या होगा? वो एक्सिस क्या होगा बेटा? सीटी। सी टी होगा. ठीक है, वेरी गुड. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज
how can I represent this S bar frame, which is in relative motion in Minkowski space time? मैंने बार बार बोला था कि it has something to do with rotation, बट अगर रोटेशन की तरह ये बिहेव करता है इन टर्म्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस है मैंने उसको दिखाया था कि एक्स वाई जेड और एक्स बार वाई बार जेड बार को एक रोटेशन की तरह, एक रोटेशन ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स की तरह हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. लेकिन अगर हम इसको विजुअलाइज करने की कोशिश करें तो इट इज़ नॉट एग्जैक्टली रोटेशन, इट हैज़ टू समथिंग टू डू इट्स लिटिल बिट ऑफ स्ट्रेचिंग एंड रोटेशन एंड स्ट्रेचिंग कंबाइंड. मान लेते हो कि कोई तुम एक प्लास्टिक लेते हो, ठीक है, तुम्हारे हाथ में एक प्लास्टिक है ना, और तुम उस प्लास्टिक को दो हाथों से खींचते हो, है ना, तो प्लास्टिक कैसा हो जाएगा? प्लास्टिक ऐसा हो जाएगा ना, खींच जाएगा इस तरह से. आर यू एबल टू विजुअलाइज? एक प्लास्टिक लेकर के जब तुम खींच दोगे तो प्लास्टिक को कैसा होगा? वो ये दो एंड्स में खींच जाएगा ना. इट विल सॉर्ट ऑफ गेट स्ट्रेच्ड इन अलोंग द डायगोनल ऑफ ओनली वन डायगोनल. अगर Yes, स्क्वायर था sir. वो तो एक रोम्बस टाइप यस का हो सर. जाएगा, है ना. तो जो मिन्कास्की स्पेस टाइम में लॉरेंस ट्रांसफॉर्म हो जाए तो वो समथिंग लाइक दैट ओनली. देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशन एज वेल एज स्ट्रेचिंग. तो इफ़ आई वांट टू राइट हाउ मिन्कास्की स्पेस टाइम में जो होता है, इसको मैं रेड से बनाता हूँ तो रेड फिर बेटर रहेगा ये, है ना. रेड से रिप्रेजेंट करेंगे एस बार फ्रेम को. एक्स बार, वाई बार, जेड बार. हाँ, तो मिन्कास्की स्पेस टाइम में ये ऐसा हो जाता है. तो सबसे पहले तो ये मैं एक मिनट, सबसे पहले तो मैं इसको बना देता हूँ. एक सेकेंड. हाँ, तो ये हो गया तुम्हारा जो स्पेस टाइम फैब्रिक है एस फ्रेम का. तो एस फ्रेम में क्या है, ये क्या है, ये एक तरीके से रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना. तो ये तुम्हारे एक ग्रिड हो गया, एक तरीके से ग्रिड सिस्टम हो गया. कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? इट्स काइंड ऑफ अ ग्रिड सिस्टम, जहाँ पे मतलब कहीं पे अगर एक फिजिकल पॉइंट अगर डिफाइंड है तो उसके रिलेटेड दो कंपोनेंट्स को हम फाइंड आउट कर सकते हैं. सो लेट मी ड्रॉ दिस फर्स्ट. ये एक तरीके से ग्रिड सिस्टम क्रिएट हो गया, एक ग्रिड सिस्टम क्रिएट हो गया. Now what does this represent? It simply represents the fact कि अगर कोई फिजिकल इवेंट होता है किसी पॉइंट पे, लेट्स सपोज फिजिकल इवेंट होता है तुम्हारे यहाँ पे, इफ देयर इज अ फिजिकल इवेंट दैट टेक्स प्लेस, तो उस फिजिकल इवेंट के दो कोऑर्डिनेट्स होंगे. वन इज दिस, द अदर इज दिस, है ना. यहाँ पे होगा तुम्हारा लेट्स सपोज एक्स ए फिजिकल इवेंट, तो यहाँ पे तुम्हारा होगा एक्स ए एंड ये होगा तुम्हारा सी टी ए, ठीक है ना. सो व्हेन यू हैव दिस एक्स एंड सी टी ग्राफ, देन इट कंटेन्स दिस ग्रिड लाइंस पैरेलल टू एक्स एंड सी टी लाइंस, सच दैट किसी भी पॉइंट पे अगर कोई फिजिकल इवेंट होता है तो उसका जो एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं हम, प्रोजेक्शन खींचते हैं, एंड वो जो मीट करता है, एक यहाँ पे मीट करता है एक्स एक्सिस में और यहाँ पे सी टी एक्सिस में यहाँ मीट करता है, तो दे रिप्रेजेंट द कॉम्पोनेंट्स ऑफ एक्स एंड सी टी. तो ये एक्स, इसके दो कोऑर्डिनेट्स होंगे फिजिकल इवेंट के, एक्स ए एंड सी टी ए, एक्स ए एंड सी टी ए, है ना. ये तो ऑब्वियस है. नाउ व्हाई एम आई सेइंग दिस? आई एम सेइंग दिस बिकॉज अगर मुझे बनाना है लेट्स सपोज एस बार फ्रेम, तो वो मैं बनाऊंगा इमेजिनिंग कि ये जो स्पेस टाइम फैब्रिक है इसको मैंने एक डायरेक्शन में खींच दिया है.
इस डायरेक्शन में इसको खींच दिया है। तो खींचने की वजह से क्या हो गया, इसका जो फैब्रिक का जो ग्रिड है, इमेजिन दिस इज सम काइंड ऑफ अ फैब्रिक विच आई एम स्ट्रेचिंग, और इसमें जो ग्रिड है, देन दैट ग्रिड, those grid lines get stretched like this। तो ये जो पॉइंट है, इस तरह से खींच जाएगा। मैं सबसे पहले विजुअलाइज करा रहा हूँ, उसके बाद मैं कैलकुलेशंस कराऊंगा, ठीक है। इट्स बेटर टू विजुअलाइज व्हाट इज हैपनिंग फर्स्ट। Are you able to visualize what is happening? There are two observers. One is the S frame, the other is the S bar frame, and both of them are observing motion. But if one of them is in relative motion with respect to the other, then compared to the other, the space-time fabric, अगर हम इसको कह सकते हैं, और the space-time itself undergoes some sort of a rotation plus stretching. Okay, I am not using a mathematical language here, I'm just trying to help you visualize it, so that the new grid system is the red colored grid system. So यहाँ पे जो है आपके पास, this is S frame and the red one is the S bar frame. S bar, the red one is the S bar frame. Are you able to visualize what's happening? Yes, sir. ओके, तो नाउ एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में अगर मैंने कैलकुलेशन किया किसी भी फिजिकल इवेंट ए का, तो उसमें कोऑर्डिनेट्स आ गए एक्स एन सी टी ए। अगर मैं एक्स बार फ्रेम के रेस्पेक्ट में कोई कैलकुलेशन करूंगा तो क्या होगा, तो इन दैट केस जो मेरे कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कैसे होगा, मैं ये ए है, ए से व्हाट आई विल डू इज आई विल ड्रॉप अ प्रोजेक्शन ऑन टू दिस सच दैट ये जो लाइन है इट इज पैरेलल टू दिस लाइन। तो बेसिकली ये क्या है, ये तुम्हारा एक्स बार है और ये सी टी बार है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो लाइन खींची है, इट्स अ प्रोजेक्शन ऑन एक्स बार इन सच अ मैनर दैट दिस इज पैरेलल टू सी टी बार। सी टी बार के साथ ये लाइन पैरेलल है, अरे अंडरस्टैंडिंग, ये जो लाइन है ये लाइन सी टी बार के साथ पैरेलल है। तो तब जाकर के जो आएगा ये एक्स ए बार आएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग कैसे कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं इन सम अदर रेफरेंस फ्रेम? Yes, sir. उसी तरह से मुझे अगर सी टी ए बार फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं एक ऐसे प्रोजेक्शन ड्रॉप करूँगा यहाँ पे ऑन द टी एक्सिस सच दैट इट इज़ पैरेलल टू द एक्स बार एक्सिस। दिस इज पैरेलल टू द एक्स बार एक्सिस। इन दैट सिचुएशन ये जो पॉइंट है इट विल रिप्रेजेंट सी टी ए बार। तो एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो ऑब्जेक्ट का स्पेस कोऑर्डिनेट हो गया वो है ये, इसको थोड़ा वो कर देता हूं। एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऑब्जेक्ट का स्पेस कोऑर्डिनेट हो गया ये, है ना। और एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऑब्जेक्ट का जो टाइम कोऑर्डिनेट हो गया वो है ये, ऑब्जेक्ट की टाइम पीरियड एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। लेकिन जो ऑब्जेक्ट की क्या बोलते हैं एस बार फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो स्पेस कंपोनेंट हो गया वो है ये स्पेस कोऑर्डिनेट, और जो टाइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो कोऑर्डिनेट हो गया एस बार फ्रेम में वो है ये। तो अगर हम एक ही फिजिकल इवेंट को स्टडी करते हैं तो फिजिकल इवेंट ए और फिजिकल इवेंट यहाँ पे फिजिकल इवेंट ए,
तो 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 अकॉर्डिंग टू एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसकी कोऑर्डिनेट्स होंगी एक्स ए एंड सी टी ए, एंड अकॉर्डिंग टू एस बार फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसकी कोऑर्डिनेट्स होंगी एक्स ए बार एंड सी टी ए बार। एंड ये जो क्वांटिटी है ये प्रोजेक्शन है, ये जो क्वांटिटी है ये तुम्हारा इट्स अ प्रोजेक्शन ऑन द एक्स एक्सिस, सी टी ए इज अ प्रोजेक्शन ऑन द सी टी एक्सिस, this is a projection on the x bar axis, and this is a projection on the ct bar axis. Are you understanding how to visualize a Lorentz transformation between two observers in Minkowski space time? इसमें और भी कुछ कैलकुलेशंस मैं बताऊंगा, बट सबसे पहले तो ये कि किस तरह से किसी एक फिजिकल इवेंट को विजुअलाइज करते हैं इन द ज्योमेट्री ऑफ स्पेस टाइम। यस सर। तो आप इसको इमेजिन कर सकते हैं, आपके पास कोई प्लास्टिक का स्क्वायर पेपर है, उसको आपने दो एंड से खींच दिया, तो जिस तरह से वो स्ट्रेच हो जाता है उसी तरह से स्पेस टाइम लुक्स एज इफ इट इज स्ट्रेच्ड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ टू ऑब्जर्वर्स। नाउ यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक चीज़ तो सबसे पहली बात ये है कि जो मैंने आपको बताया था लाइट कौन होता है, लाइट अगर ये तो वेलोसिटी हो गया लेस देन स्पीड ऑफ लाइट, अगर लाइट की वेलोसिटी होती है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट काइंड ऑफ अ लाइन इन मिन्कॉस्की स्पेस टाइम? फोटोन की ट्रेजेक्टरी इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट काइंड ऑफ अ लाइन इन मिन्कॉस्की स्पेस टाइम? वर्ल्ड लाइन। नो वर्ल्ड लाइन तो वर्ल्ड लाइन किसी भी पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी को वर्ल्ड लाइन बोलते हैं, लेकिन फोटोन की जो वर्ल्ड लाइन है वो क्या है? इट्स अ स्पेसिफिक लाइन, इट्स अ लाइन एट 45 डिग्रीज। रिमेंबर, दिस इज द लाइन ऑफ अ फोटोन। याद है फोटोन का जो लाइन मैंने ड्रॉ किया था वो 45 डिग्रीज में था, एंगल 45 डिग्रीज में था ना, बिकॉज सी। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में कि जो एस बार फ्रेम है उसके रेस्पेक्ट में भी जो फोटोन का जो वर्ल्ड लाइन है वो बीच में से जाता है, बीच में एज इन आप इसको एज ए डायगोनल मान लो 45 एंगल पे, और जो एस बार फ्रेम है वो उसके भी बीच में से जाता है। तो इन अ सेंस ये जो एंगल है और ये जो एंगल है ये दोनों बराबर है, इसको मैं कह सकता हूँ फाई बोल सकता हूँ। अब इसका रिलेशनशिप क्या मैं अभी बताऊँगा थोड़ी देर में। तो दिस एंगल इज बराबर। तो ये जो एंगल है वो डिपेंड करता है कि इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन कितना है, रिलेटिव वेलोसिटी कितना है, v के ऊपर डिपेंड करता है। v जितना ज़्यादा होगा उतना ही ये एंगल बड़ा होगा, v जितना छोटा होगा उतना ये एंगल छोटा होगा। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट है? कैन आई मूव अहेड? हाउ टू रिप्रेजेंट अ फिजिकल इवेंट इन दिस थिंग? नो डाउट सर। Okay. So now, of course, this is just to visualize it, but there are mathematical ways to represent every single point. Let's suppose यहाँ पे जो आपके यूनिट पॉइंट्स थे 1 2 3, ये यूनिट पॉइंट्स है 4 5 6, और यहाँ पे जो यूनिट पॉइंट्स है 1 2 3, हाउ आर दे रिलेटेड टू ईच अदर? ओके, हाउ आर दे रिलेटेड टू ईच अदर? सो लेट मी शो दैट टू यू फर्स्ट। ओके, तो नीचे चलते हैं, हाउ आर दे रिलेटेड टू ईच अदर? सो नीचे चलते हैं। So let me draw ओके, सो दिस इज़ योर x एंड दिस इज़ योर सी टी। ठीक है, अगर दिस इज़ विथ रेस्पेक्ट टू वन ऑब्जर्वर, अगर हम एस बार फ्रेम को रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या हो जाएगा? जो नया एक्सिस हो जाएगा वही हो जाएगा।
एक्स बार ये हो गया आपका सी टी बार। अगर मैं एक और खींच देता हूँ यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, लेट्स सपोज ये एक और फ्रेम एज एज डबल बार खींच देता हूँ जो v2 वेलोसिटी के साथ रिलेटिव मोशन पे है, v2 इज़ ग्रेटर देन v1 लेट्स सपोज, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, लेट्स सपोज मैं यहाँ बना देता हूँ, ये आपका एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये आपका एस बार फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये आपका एस डबल बार फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है। एस एस बार एस डबल बार, ये v1 के साथ जा रहा है विथ रेस्पेक्ट टू s, ये v2 के साथ जा रहा है विथ रेस्पेक्ट टू s, सच दैट v2 इज़ ग्रेटर देन v1। ऐसे सिचुएशन में एस डबल बार को मैं कैसे बना सकता हूँ एस डबल बार को मैं ऐसे बना सकता हूँ ये एक हो गया, ये तो ये आपका हो गया एक्स बार, ये आपका हो गया सी टी बार, और ये एक्स डबल बार एन सी टी डबल बार। इस तरह से अनगिनत मैं जो है ये बना सकता हूँ व्हाट काइंड ऑफ दिस थिंग। सो इसका जो वेलोसिटी होगा, इसका जो वेलोसिटी होगा इससे ये एंगल पता लगेगा, दूसरे का जो वेलोसिटी होगा उससे ये एंगल मालूम चलेगा, इसका जो वेलोसिटी होगा उससे ये एंगल मालूम चलेगा, इसका जो वेलोसिटी होगा उससे ये एंगल मालूम चलेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो एंड द लाइट फोटोन के लिए तो बीच में से जाएगा हमेशा, सबके लिए जो लाइट फोटोन है, लाइट फोटोन के लिए जो वर्ल्ड लाइन है इट इज़ ऑलवेज एट 45 डिग्रीज। इट इज़ ऑलवेज एट 45 डिग्रीज। मैं एक थोड़ा सा एक छोटा सा विजुअलाइजेशन दिखाता हूँ, आई थिंक विकीपीडिया में अवेलेबल है। Okay, let me show a visualization for different velocities. Is the screen visible? Is my screen visible? Yes, sir. यस सर। हाँ, यहाँ पे जो ये डायग्राम है इसमें जो ग्रे एरोज है परपेंडिकुलर में एक्स और सी टी, वो तो आपका हो गया रेस्ट ऑब्जर्वर, जो भी रेस्ट ऑब्जर्वर है, और जो ब्लू एरो हो गया एक्स डैश और सी टी डैश, वो हो गया रिलेटिव मोशन में जो ऑब्जर्वर है, और जो डॉटेड लाइंस है वो तो वर्ल्ड लाइन ऑफ द फोटोन है, मतलब उस फोटोन विल डिटरमाइन द डॉटेड लाइंस, वो सबके लिए कांस्टेंट है। दैट इज द सेकंड पोस्टुलेट ऑफ रिलेटिविटी। दोनों ही ऑब्जर्वर, रेस्ट ऑब्जर्वर के लिए भी फोटोन की स्पीड सी है और मूविंग ऑब्जर्वर के लिए भी फोटोन की स्पीड सी है, तो वो कांस्टेंट ही रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होता है, वो 45 में ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे अगर दोनों के जो रिलेटिव मोशन है दोनों ऑब्जर्वर के बीच, मतलब जो रेस्ट पे वो तो रेस्ट पे है, लेकिन उसके रेस्पेक्ट में जो दूसरा ऑब्जर्वर है उसकी वेलोसिटी जो है चेंज होती रहती है, तो क्या होगा? राइट नाउ इट इज़ इन रिलेटिव वेलोसिटीज नेगेटिव डायरेक्शन, मतलब वो पीछे की तरफ जा रहा है, -0.8 c, ठीक है। फिर वेलोसिटी कम हो रहा है तो इसकी जो एक्सिस इस तरह से चेंज करेंगी। अब जब जीरो होगा तो दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगी, दोनों रेस्ट पे आ गया, लेकिन अब फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिलेटिव मोशन है 0.3 0.4 0. तो इस तरह से ये जो फैब्रिक है, स्पेस टाइम फैब्रिक, इस तरह से स्ट्रेच करता रहेगा बेस्ड ऑन द रिलेटिव मोशन।
जो रिलेटिव मोशन है दूसरे ऑब्जर्वर का, मतलब इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी फिर घट रही है, अभी ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो इस तरह से फैब्रिक जो है स्ट्रेच करता रहेगा। आप इमेजिन करो जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है दोनों की इस तरह से है कि जो रेस्ट पे है उसके लिए तो नॉर्मल है, लेकिन जो मूविंग है उसके लिए स्ट्रेच कर रहा है। द स्पेस टाइम इज गेटिंग स्ट्रेच ड्यू टू हिज मोशन इन सच अ मैनर दैट द वर्ल्ड लाइन ऑफ द लाइट फोटोन इज कॉन्स्टेंट, everything else gets stretched around, but the world line of the light photon is a constant. Are you able to visualize this? सिर्फ दो एक्सिस ही नहीं चेंज कर रहा, इसके अंदर का जो फैब्रिक है वो स्ट्रेच एंड रोटेट हो रहा है, इट्स गेटिंग स्ट्रेच्ड इन वेरियस डायरेक्शंस। तो अगर मैं कोई कोऑर्डिनेट किसी को भी रिप्रेजेंट करना चाहता तो होल वे दिस इज रिप्रेजेंट इज डिफरेंट। आर यू एबल टू विजुअलाइज दिस? Yes, sir. Yes, sir. सर ये नेगेटिव वेलोसिटी क्या मतलब क्या हो नेगेटिव रहा मतलब उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है ना। हम हमेशा रिलेटिव मोशन को पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मानते हैं, मान लो कि उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है, नेगेटिव एक्सिस में जा रहा है, पीछे की तरफ नेगेटिव माइनस एक्सिस में जा रहा है। मतलब कि लेट मी शो यू वन सेक। इज द स्क्रीन विजिबल नाउ? यस सर। Yes, sir. हाँ, नेगेटिव मतलब वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है बेटा, मतलब वेलोसिटी नेगेटिव है। नहीं सर वो आ गया समझ। आ गया, ओके ऑलराइट। सो यहाँ पे दो चार चीज़ें हैं। एक तो है कि सबसे पहले तो मैंने ये आपको बता ही दिया, जब पॉजिटिव एक्सिस में है। अगर नेगेटिव एक्सिस में है तो क्या होगा, नेगेटिव एक्सिस में अगर स्पेस टाइम है तो लेट्स सपोज ये आपका स्पेस टाइम है और एक्स बार है, तो अगर नेगेटिव एक्सिस में है तो आपका हो जाएगा लेट्स सपोज यहाँ पे आ जाएगा इसका मतलब क्या है, जो आपका स्पेस टाइम फैब्रिक है वो हो जाएगा इस तरह का। ये स्पेस टाइम फैब्रिक आपका इस तरह का हो गया। तो किसी भी फिजिकल इवेंट को अगर हम कनेक्ट करना चाहते हैं तो लेट्स सपोज फिजिकल इवेंट यहाँ पे होता है, तो फिजिकल इवेंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो यहाँ पे बनेगा, ठीक है, और जो ये कोऑर्डिनेट बनेगा ये यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये हो गया आपका एक्स एक्सिस में, दूसरा ये एक्सिस में हो गया, और ये आपका हो गया एक्स बार एक्सिस में, और ये हो गया आपका टी बार एक्सिस में। इनको हम कनेक्ट कर सकते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? This is one component in the x-axis, this is the component in the x-bar axis, this is a component in the ct axis, and this is the component in the ct bar axis. ओके मैं एक दो एग्जांपल लूँगा तो दिस विल बिकम अ लिटिल बिट बेटर। उससे पहले मैं थोड़ा सा ज्योमेट्री के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा मैं ज्योमेट्री के बारे में बता देता हूँ। Let's suppose यार नहीं हो रहा। ओके अगर यहाँ पे मैं यूनिट पॉइंट्स को वो करता हूँ, लेट्स सपोज ये एक पॉइंट 1 है, 2 है, ये 3 है, ये 4 है। स्ट्रेचिंग कैसे होता है, 5 6 7, और यहाँ पे दिस इज़ 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो द स्ट्रेचिंग हैपन्स इन सच ए मैनर दैट यहाँ पे जो पॉइंट है वो यहाँ पे, फिर यहाँ लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता, यहाँ फिर यहाँ पे ऐसे करके, फिर यहाँ ऐसे करके, फिर ये यहाँ पे like this. So without going too much into the mathematics of it, I want to give you one conclusion. Quite simply put, it's a very simple conclusion. The units along the x-axis and the time axis undergoing a Lorentz transformation will change
in a hyperbolic fashion, in a tan hyperbolic fashion. अगर आप एक continuous rotation को देखते हैं तो the units will undergo some kind of a hyperbolic this thing trajectory. So hyperbolic का मतलब है एक यहाँ पे आएगा ये, तो hyperbolic वो हो जाएगा, इसको कैसे रिप्रेजेंट करूँ मैं, ब्लू ग्रीन लाइन से रिप्रेजेंट करेगा. कुछ ये पॉइंट्स शायद इंटरसेक्ट ना कर रहे होंगे, बट कोई दिक्कत नहीं है. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ दैट जब आप इस तरह के रिलेटिव ऑब्जर्वर्स के फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बनाते हैं तो उनकी एक्सिस में जो लेट्स सपोज यूनिट्स है, दे विल अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन एंड डायलेशन. ठीक है, टाइम एक्सिस में डायलेशन, लेंथ एक्सिस में कॉन्ट्रैक्शन, इस तरह से होगा, सो दैट दीज पॉइंट्स विल ट्रेस आउट हाइपरबॉलिक ट्रैजेक्टरीज. tan hyperbola. Are you able to see it? यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे जो पॉइंट होगा यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे होगा, फिर यहाँ जो पॉइंट होगा यहाँ, फिर यहाँ पे, ये जो पॉइंट है यहाँ पे, फिर यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये जो पॉइंट है वो यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर ये जो पॉइंट है वो यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ये जो पॉइंट है यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, ये जो पॉइंट है यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ये जो पॉइंट है यहाँ पे, फिर यहाँ पे, इस तरह से. These points, the moment under a Lorentz transformation you experience this stretching of the space-time, the stretching की वजह से and rotation की वजह से जो time है, unit time is not same. Time experiences dilation and unit length is not same. It experiences contraction in such a manner that they will trace out these hyperbolic curves on this sort of 2D screen. Are you able to visualize it? दो चार Yes, चीज़ें sir. ही है important है. If you understand it then it becomes easier. Questions related to this. तो इससे क्या होता है, इससे मैं एक चीज़ बता देता हूँ. मैंने आपको बताया था कि ये जो एंगल है वो डिपेंड करता है इनके रिलेटिव मोशन के ऊपर, और ये जो एंगल है वो डिपेंड करता है इनके रिलेटिव मोशन के ऊपर. ठीक है, और ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, तो ये एंगल है लेट्स सपोज फाई 1, तो ये आपका हो गया फाई 1, और ये लेट्स सपोज फाई 2, ये आपका हो गया फाई 2. तो इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप ये है कि जो tan हाइपरबॉलिक फाई 1 है दैट इज इक्वल टू v1 अपॉन सी, जिसको हम बीटा 1 भी कह सकते हैं, एंड जो tan हाइपरबॉलिक फाई 2 है दैट इज इक्वल टू v2 अपॉन सी, जिसको हम बीटा 2 भी कह सकते हैं. तो जितना ज़्यादा रिलेटिव मोशन होगा उतना ही ज़्यादा उसका एंगल होगा, द एंगल इज़ ग्रेटर. और जब ये इन्फिनिटी को स्ट्रेच करेगा तभी वो लाइट फोटोन का उसके साथ कोइंसाइड करेगा. यहाँ तक आर यू एबल टू फॉलो? यस सर. ओके, सो मैं थोड़ा सा एक ज्योमेट्रिकल कुछ रिलेशनशिप है वो मैं दिखा देता हूँ कि जो मिन्कास्की स्पेस टाइम है इट इज़ नॉट द सेम एज जिसको हम बोलते हैं यूक्लिडियन स्पेस टाइम. ठीक है, मिन्कास्की स्पेस टाइम इज़ डिफरेंट फ्रॉम यूक्लिडियन स्पेस टाइम. तो उसमें तीन चीज़ें हैं जो आप याद रखोगे तो ईजी हो जाएगा. सो मिन्कास्की स्पेस टाइम, अगर हम इसको फैब्रिक बोलते हैं, is not same as, हम अपने स्पेस को क्या बोलते हैं, यूक्लिडियन बोलते हैं ना, फ्लैट स्पेस बोलते हैं, यूक्लिडियन स्पेस फैब्रिक. ओके, तो दो एग्जांपल देता हूँ मैं आपको. एक होता है यूक्लिडियन, देता हूँ मैं आपको,
फिर आपको समझ में आ जाएगा। यूक्लिडियन मतलब जो हम नॉर्मली कोऑर्डिनेट्स यूज़ करते हैं, और मिनकॉस्की उसमें उसकी ज्योमेट्री में थोड़ा सा फ़र्क है। विदाउट गोइंग टू मच इनटू द ज्योमेट्री, बिकॉज आई डोंट थिंक इतना ज़्यादा आपके सिलेबस में है। विदाउट गोइंग टू मच इनटू द ज्योमेट्री आई कैन गिव यू सम कंक्लूजन्स जो याद रखना बहुत ही आसान है। तो यूक्लिडियन में मैं अगर लेट्स सपोज मेरे पास एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है, और मिनकॉस्की स्पेसटम में मेरे पास एक एक्स एक्सिस है और एक सी टी एक्सिस है, ठीक है। तो यूक्लिडियन में मैं अगर कोई दो पॉइंट्स लेता हूँ, लेट्स सपोज ये एक पॉइंट हो गया, यूक्लिडियन में ये एक पॉइंट हो गया और ये एक पॉइंट हो गया, इनके बीच में मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। और राइट एंगल ट्रायंगल में मैं इनका प्रोजेक्शन लेता हूँ, ठीक है। तो लेट्स सपोज दिस इज ओ, let's suppose this is O, let's suppose this is O, let's suppose this is P, let's suppose this is Q, and let's suppose this is R. तो यहाँ पे सबसे पहले तो let's suppose this is angle phi, ओके। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं बोल सकता हूँ यूक्लिडियन स्पेस में। तो यूक्लिडियन स्पेस में मैं क्या बोल सकता हूँ, सबसे पहले आई कैन रिलाई अपॉन पाइथागोरस थ्योरम, जो मिनकॉस्की स्पेस में इट डजंट वर्क। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, ये कहती है कि ओ आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर, है कि नहीं। ओ आर स्क्वायर विच इज दिस इज इक्वल प्लस क्यू आर स्क्वायर is equal to OQ square, yes or no? यस सर। Yes, sir. जहाँ पे आपका OR है डेल्टा X, QR है डेल्टा Y, सो बेसिकली डेल्टा X स्क्वायर प्लस डेल्टा Y स्क्वायर इज इक्वल टू जो भी है R है यहाँ पे OQ स्क्वायर, ठीक है। दिस इज वैलिड इन यूक्लिडियन स्पेस, बट मिनकॉस्की स्पेस में ऐसा नहीं है। मिनकॉस्की स्पेस का जो ज्योमेट्री है वो थोड़ा सा अलग है। सो दैट मैं अगर सिमिलरली यहाँ पे एक पॉइंट बनाता हूँ O और यहाँ पे एक पॉइंट बनाता हूँ Q और इनका प्रोजेक्शन लेता हूँ मैं, दिस इज R एंड दिस इज P, तो ये क्या होता है, OR इज नथिंग बट डेल्टा एक्स एंड QR इज नथिंग बट C डेल्टा टी, ठीक है। ये आपका हो गया डेल्टा एक्स एंड C डेल्टा टी, ठीक है। अब जो इसको मैं बोलूँगा हाइपरबॉलिक वर्जन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा दैट डेल एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर, जिसका मतलब ये हो गया कि ओ आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर। ये तो तुम्हें मालूम ही है, ये तो तुम्हें मालूम है फ्रॉम स्पेस टाइम इंटरवल जो हमने डिस्कस किया था, 4 वेक्टर वगैरह, है ना। Yes, sir. 4 वेक्टर में किसी भी दो फिजिकल इवेंट्स के बीच A और B के बीच अगर हम कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, मतलब डिस्टेंस ऑफ द लेंथ ऑफ दैट वेक्टर इन का स्क्वायर, तो वो कितना होता है, डेल एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डेल टी स्क्वायर होता है ना। Yes, sir. तो ये वही हुआ ना, डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स O एंड Q, O और Q के बीच का जो स्क्वायर ऑफ द Yes, डिस्टेंस sir. है वो ये हुआ। तो इसके मुताबिक Yes, sir. आपका जो पाइथागोरियन थ्योरम है वो ये निकला ना, विच इज़ नॉट द सेम एज द पाइथागोरस थ्योरम जो हम अप्लाई करते हैं इन आवर नॉर्मल डे टू डे यूक्लिडियन स्पेस। Yes, I am sir. trying to make a very very lengthy discussion extremely simple just by giving you 2 or 3 conclusions that becomes very obvious. 4 vectors पढ़ने के बाद, स्पेस टाइम इंटरवल समझने के बाद, this expression is extremely obvious, ठीक है। यहाँ पे 2-3 और एक्सप्रेशन है जो ऑब्वियस नहीं है, बट मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो स्ट्रेचिंग होता है स्पेस टाइम
फैब्रिक का, इट हैपन्स इन हाइपरबॉलिक फैशन, तो तब मैं अब आपको बताऊंगा कि यहाँ पे दो तीन चीज़ें और वैलिड है. पहली चीज़, मैं अगर प्रोजेक्शन लेता हूँ, यू नो, इफ़ आई टेक प्रोजेक्शन, if I take this particular projection, if I take this particular projection of PQ and if I take this particular projection, तो यहाँ पे मैं क्या ऐड कर सकता हूँ based on the angle? I can say that PQ is equal to OQ cos phi. Yes? No, sorry, PQ नहीं, PQ not cos phi, it's OP is cos phi. OP is equal to Yes. OQ cos phi. Is this obvious to everyone? Yes, Yes, sir. sir. Okay. उसी तरह से PQ is equal to OQ sin phi. Yes? Yes, sir. Okay, now look at the relative Minkowski space में यहाँ पे क्या होगा मैं बता देता हूँ. Then it becomes very very easy to understand. Minkowski space में OP यहाँ पे A एंगल भी आपका फाई ही है, ये आपका एंगल फाई है. यहाँ पे OP इज इक्वल टू OQ cos hyperbolic phi and PQ is equal to OQ sin hyperbolic phi. The only difference is that in Minkowski space this is cos and sin hyperbolic instead of the cos and sin projection. Are you following? This is OQ. Yes. This is OQ sin hyperbolic phi. This is OQ cos hyperbolic phi. जबकि नॉर्मल यूक्लिडियन स्पेस में आप लोग बोलते हैं OQ cos phi and OQ sin phi. This is how you take the projection in Minkowski space time. Are you understanding the difference? ये दो तीन चीज़ आप याद रखोगे तो फिर मुझे लगता है completely fine for your syllabus. किसी को ये चीज़ें समझ नहीं आई? Are you are having difficulty? No, sir. You are following the discussion बेटा? मुझे पता है ये थोड़ा सा नया है but Yes, sir. okay. Using this I can prove certain things to you. जो conclusion आपको मालूम है, ठीक है? Using this I can prove certain things to you. So let me prove it. Sir, Yes. sir, is there any reason behind writing cos hyperbolic and sin hyperbolic? Like in Euclidean, it's obvious as we studied trigonometry. Actually, it has to do with the metric tensor and how the various quantities interact with each other. जैसे यूक्लिडियन स्पेस में आप डिस्टेंस लेते हैं तो जो डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो यू नो इट्स काइंड ऑफ ऑब्वियस दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. लेकिन आप मिनकास स्पेस टाइम में डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाता है. उसी तरह से जो यहाँ पे आप एक्स जो रोटेशन होता है यूक्लिडियन स्पेस में वो रोटेशन इस तरह से होता है. ये अगर आपका एक फ्रेम है तो रोटेशन आपका होगा तो ये हो जाएगा, ठीक है. लेकिन मिनकास की स्पेस में जो रोटेशन होता है वो अगर ये रेस्ट में है तो it also undergoes some kind of stretching in this particular manner. Okay, this is what happens. And the properties of Minkowski space-time are slightly different from Euclidean space. इसका जो metric tensor है वो काफ़ी अलग होता है. तो you can actually prove that these 10 hyperbolic functions arise out of the Lorentz transformations. मैं प्रूव कर सकता हूँ कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स जो है वहाँ से ये हाइपरबॉलिक फंक्शंस इट अराइजेस. इफ़ यू वांट आई कैन शो इट टू यू बट प्रोबेबली इट इज़ ज़रूरी नहीं होगा, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको सिर्फ कंक्लूजन ही बता रहा हूँ. If you want, I can send you notes also regarding this. That from the Lorentz transformation matrix, I can show that the relationship between the coordinates has this kind of a hyperbolic function dependence. अगर मेरे पास मैं देखता हूँ वो derivation होगा तो मैं सेंड कर दूँगा.
Okay, sir. ठीक है. बट ये है, अगर जो क्वेश्चंस आते हैं रिगार्डिंग टाइम डायलेशन, लिंक कॉन्ट्रैक्शन, साइमल्टेनिटी, उन सब चीज़ों को समझने के लिए आपको 2-3 कंक्लूजन्स ही चाहिए, और मैंने ये कंक्लूजन्स आपको बता दिए. ये कंक्लूजन है, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे ये होता है, और जो कंपोनेंट्स है वो यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे ये होता है. ये चीज़ आप याद रखोगे तो मुझे लगता है थोड़ा आप डिटेल में इसको कर पाओगे. सिमिलरली अगर यहाँ पे जो tan phi होता है ओ पी अपॉन पी क्यू, tan phi ये आपका यहाँ पे ये हो जाएगा. यहाँ पे तो ऑफ कोर्स कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन क्योंकि हम मिनकास के स्पेस में tan हाइपरबॉलिक बोल रहे हैं, tan हाइपरबॉलिक phi बेसिकली गिव्स यू एन आइडिया अबाउट द रिलेटिव वेलोसिटी. v अपॉन c का रिलेशनशिप बताता है, या बीटा बोलते हैं हम उसको. इट गिव्स यू एन आइडिया अबाउट द दिस थिंग. Okay, so I need to demonstrate time dilation, length contraction and simultaneous events using Minkowski space time, but मुझे लगता है उसमें थोड़ा सा जो है टाइम लग जाएगा. We just have 5 minutes left. तो वो फिर कल करते हैं. Is it okay?